नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं सरकारी अध्ययन में। आज के इस सेट में देखेंगे खान ग्लोबल स्टडी का बिहार पुलिस भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा जो है 2025 में जो वैकेंसी आए थे, जिस पे 19,838 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, उसी से रिलेटेड सेट को देखेंगे। जो 55 सेट यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है और कुछ आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस सेट आज हम 2 नंबर देखेंगे। एक नंबर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और जब तक आप देखेंगे तब तक हमें लगता है कि पूरे सेट अवेलेबल हो चुके रहेंगे। और इसके अलावा रुक्मणी पब्लिकेशन का भी सेट अवेलेबल हो चुका है, तो चाहिए और चैनल पे देखिए। यदि आप नए चैनल है तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बिहार पुलिस और बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी सारे सेट हैं, हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो 20-25 सेट जो नए नए पब्लिकेशन का है, सारे आपको डिस्कशन करवा दे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या क्या दिया हुआ। पुर्तगाली ऐसे यूरोपियन व्यापारी थे जो सबसे पहले हिंद चीन आए थे। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत माता पुस्तक कविता के रचनाकार हैं कौन है? तो ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आगे देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया, बिहार में बहुत बार पूछा गया, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सुमित्रा नंदन पंत भारत माता कविता के रचनाकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं गुंजन, चिंतामरा और युगांत, ये 3 को तो आप याद ही रखेंगे। स्वर्णधुली आदि है। ठीक है। आगे देखिए, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है? तो ये पूर्णिया जिले में है। अब इसका देखिए, मतलब यहाँ पे देख लीजिए इसका डिस्कशन क्या लिखा हुआ है। जलालगढ़ किला मुगल काल के दौरान सैनिक छावनी थी। जलालगढ़ किला बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में स्थित है। ये सैनिक छावनी था और पूर्णिया जिले में स्थित है। आगे देखिए, सारे जहाँ से अच्छा गीत के रचनाकार कौन है? यहाँ पे ये पूछा गया, तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। अब मोहम्मद इकबाल के बारे में बात करें तो ये मतलब जब आज़ाद हुए भारत, तो ये क्या हो गए? पाकिस्तान के नागरिक बन गए। सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना उर्दू में मोहम्मद इकबाल ने की थी। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। ठीक है। आगे देखिए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन, मतलब शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो है वो बहादुर शाह जफर थे। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर यानी कि सेकंड था, जिसने मतलब 1857 की क्रांति में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ने जफर को वर्मा यानी कि रंगून भेज दिया। वर्मा मतलब म्यांमार में रंगून नामक जगह है, वहाँ पे भेज दिए, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। नोट, जफर सेकंड को निर्वासन की सजा सुनाने वाले जज कौन थे? तो मेजर हैरियट थे। ठीक है। कौन जज था? मेजर हैरियट। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इसका व्याख्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि सन 1915 में मदन मोहन मालवीय ने हिंदू महासभा की गठन किया। ठीक है। ये 1915 में हिंदू महासभा का गठन किए। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया। ठीक है। आज भी देखेंगे तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बनारस में है वो केंद्रीय यूनिवर्सिटी है और टॉप के यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने ही स्थापना करवाए हैं। इसके अलावा इन्हें मदन मोहन मालवीय जी को महामना भी बोला जाता है। इसका उपाधि क्या है? महामना। ठीक है। और इन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी यात्रा किस के लिए मतलब किसके लिए थी? तो ये नमक कानून को तोड़ने के लिए था। किसके लिए? नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, और इसका डिस्कशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कि मतलब जो 7 का डिस्कशन है वो क्या है कि मतलब महात्मा गांधी 11 सूत्री मांगे का अंग्रेजी सरकार द्वारा अनदेखी करने पर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 5 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर दांडी या नमक यात्रा निकाली थी। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है। ये याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कटक उड़ीसा में हुए थे। ठीक है। सन 1940 में आगरा के चुंगी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इस नारे ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा गया? मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो मीराबाई क्या है? भक्ति काल की कवियत्री थी। मीराबाई भक्ति काल की कवियत्री थी। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे ग्रह की गति का संचालन होता है। ग्रह गति जो है किस नियम से संचालित होता है? किस नियम के द्वारा संचालित होता है? तो केपलर के नियम। और देखिए केपलर के नियम में सूर्य और ग्रह की गति के बारे में ही बताया गया है। ठीक है।
यहाँ पे देखिए केपलर के नियम द्वारा ग्रहों की गति का संचालन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई। तो टिस्को का स्थापना उस समय के अनुसार साक्षी बिहार में किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में झारखंड के जमशेदपुर टाटा नामक जो नगर है वहाँ पे है, यानी कि साक्षी नगर का नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया था। ठीक है, बाद में आगे देखिए यहाँ पे कि बोला कि जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापना की गई थी। अब देखिए नाइट्रोजन गैस के बारे में देखिए, तो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने परसेंट उपस्थित है। तो वायुमंडल में डी 78% उपस्थित है। अब देखिए बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 1% अन्य गैस है। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, यानी कि रबी फसल कौन सा नहीं है, यानी कि जो एक होगा वो रबी फसल नहीं होगा। ये क्या है, ज्वार है खरीफ फसल। और इसके अलावा ज्वार के अलावा बात करें तो यहाँ पे कपास और मतलब धान, ये सब क्या हो जाएगा, खरीफ फसल हो जाएगा। वही रबी फसल के बारे में बात करें तो ये तीनों जो है यहाँ पे देखिए, ये तीनों ये रबी फसल है। ठीक है, यानी कि गेहूँ, सरसों और चना ये क्या हो जाएंगे, रबी फसल हो जाएगा। इसका डिटेल देख लीजिए, बाजरा, ज्वार, तिल, मतलब यहाँ पे बोला गवार, मक्का आदि खरीफ फसल है। गेहूँ, चना, सरसों आदि क्या है, रबी फसल है। रबी फसल को कटाई कब होता है, तो मार्च अप्रैल के महीना में रबी फसल को कटाई होता है। और अक्टूबर नवंबर के मतलब यानी कि सितंबर के महीना में, अगस्त सितंबर के महीना में क्या होता है, खरीफ फसल का कटाई होता है। यानी कि धान गेहूं को आप धान को याद रखिए, धान जिस महीना में कटाई होता है उस महीना में अन्य फसल भी कटाई होगा, वो सारे क्या होंगे, खरीफ फसल होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन हो जाएगा, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध किस नदी पे है, महानदी पे है। और ये कब है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। देखिए भारत का उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। यह बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में टिहरी के पास बना हुआ है। और टिहरी बांध किस नदी पे है, तो भागीरथी नदी पे। ये भी आप याद रखिएगा, भागीरथी किसका सहायक नदी है, गंगा नदी का सहायक नदी है। बाद में वही भागीरथी गंगा नदी बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए 15 का, देखिए यहाँ पे 15 में लिखा गया क्या 15 में लिखा गया, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार का, असम में कहाँ पाए, असम में कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एवर ग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन असम राज्य में स्थित असम की पहाड़ी, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। यानी कि वर्षा जहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पे क्या होगा, सदाबहार वन पाया जाएगा। लेकिन कैसा, तो उष्णकटिबंधीय, क्योंकि भारत का जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखें। वृष्टि छाया क्या है, वृष्टि छाया का क्या मतलब होता है, यहाँ पे देखिए तो बोला यहाँ पे कि क्या, यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे क्या बोला जाएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र बोला जाएगा। व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे बोला कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और आसपास शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ जमीन कठोर हो जाते हैं। अगर देखिए भारत, मतलब यहाँ पे बोला है कि 17 नंबर में भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है। तो भारत में जो स्थल सीमा उसका कुल लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर, स्थल सीमा का 15,200 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। यह सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की जलीय सीमा कितना है, 7516 किलोमीटर। जलीय सीमा कितना हो जाएगा, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है। तो संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या हो जाएगा, प्रांतीय सरकार के सर्वोच्च होती है, ये हो जाएगा। अब देखिए आगे, संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रांतीय सरकार सर्वोच्च होती है, ये यहाँ पे लिखा गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, तो यहाँ पे देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा ये पदच्युत किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, और 21 अनुच्छेद के तहत होता है। 224 के 4 अनुच्छेद नंबर 224 के 4 के तहत इसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करते हैं। इस प्रस्ताव को प्रार्थना कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राजकोषीय नीति का संबंध किससे है। तो राजकोषीय नीति का सरकार राजस्व और व्यय से संबंधित है। सरकारी राजस्व और व्यय का संबंध किससे है, राजकोषीय नीति से संबंधित है। ठीक है, देखिए राजकोषीय नीति एक मार्गदर्शक शक्ति है जो सरकार को यह तय करने में मदद करती है
की आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की प्राप्ति एवं उनके व्यय से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखेंगे अगला, तो यहाँ पे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ बोला कि भारत में दल बदल संबंधित मामले पर अंतिम निर्णय का अधिकार है। ये अंतिम निर्णय का अधिकार किसका है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सदन के अध्यक्ष को। ठीक है, यदि कोई पार्टी दल बदल करता है तो उसका सदन का अध्यक्ष उसको तय करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आगे देखिए, यहाँ पे व्याख्या क्या लिखा गया है। संविधान की 10वीं अनुसूची संविधान संशोधन 52 में दल बदल प्रावधान को उल्लेख किया गया है। कृपया ध्यान दें, भारत में दल बदल अंतिम निर्णय अधिकार सदन के अध्यक्ष को है। यानी कि जो सदन का अध्यक्ष होगा ना, उसको होगा कि मतलब ये दल बदल कानून मतलब जो है ये मतलब सही है या नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, तो यहाँ पे करते हैं सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है 14 से 35 तक, अनुच्छेद 14 अनुच्छेद, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से आप 35 तक देखेंगे तो फंडामेंटल राइट्स दिया गया, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। और सर्वोच्च न्यायालय के किसके आधार पे, अनुच्छेद 32 के आधार पे। अनुच्छेद 32 के तहत क्या कर सकते हैं, कोई भी मतलब जो व्यक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। उसमें 5 तरह के रीट होते हैं, इसके बारे में आप पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पे इसी का मतलब यहाँ पे विश्लेषण देख लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकार का संरक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को देता है, वही लिखा हुआ है। इस अनुच्छेद के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रीट जो आपको बताए हैं जारी करने का मतलब आदेश देता है, अधिकार देता है। अब देखिए यहाँ पे पहला रीट का क्या नाम है, बंदी पक्ष प्रत्यक्षीकरण। दूसरा का क्या नाम है, परमादेश। तीसरा का क्या नाम है, प्रतिषेध लेख, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख। ठीक है, ये 5 तरह के रीट है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत की जा सकती है, तो ये अनुच्छेद 61 के तहत की जा सकती है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। महाभियोग चलाने के लिए पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार होता है। किस तहत, संविधान के संशोधन में। यानी कि संविधान में संशोधन करना है तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अधिकार बराबर होते हैं। अब देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में बोला गया है। और 368 अनुच्छेद किस भाग के तहत आते हैं, तो भाग 20 के मतलब बात करें तो यहाँ पे भाग 20 हो जाएगा, नहीं भाग 18 हो जाएगा। 368 अनुच्छेद भाग 18 में। ठीक है, भाग 20 में क्या है, 370 के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप ये मतलब देख लीजिए। आगे देखा यहाँ पे क्या लिखा गया है कि मतलब संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है जो निम्न 3 विधियों के आधार पर किया गया है। ठीक है, कौन सा विधि, साधारण विधि द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और साधारण प्लस विशेष बहुमत द्वारा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से। यानी कि एक तो साधारण विधि यानी कि नॉर्मल सा मतलब यदि संशोधन करना है संविधान में तो साधारण विधि द्वारा हो जाएगा। विशेष बहुमत द्वारा राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास होते हैं। लेकिन तीसरा साधारण, विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडल तीनों से स्वीकृति लेना पड़ता है। यानी कि आधा से अधिक राज्य में क्या होना चाहिए, वो मतलब कानून को मान्य होना चाहिए, तब जाके वो कानून बनते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो कौन सा भाग कहलाता है, उद्देश्य का इसका संविधान का आत्मा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव से कुछ और संबंधित देख लीजिए। 13 नवंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। 13 नवंबर 1946 को, आप ये याद रखिएगा डेट। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। तो ये कौन सा है, ठीक है, यहाँ पे प्रवर्तन के मतलब यहाँ पे बोले मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा 359 यानी कि 359 से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे व्याख्या देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जब देश में आपातकाल लागू हो उस समय राष्ट्रपति द्वारा 359 के तहत आदेश जारी करके मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है तथा भारतीय संविधान को भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन देखें। जब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, भारत
में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है। किसके अनुसार हुई है? तो यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार हुई है। और नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यहाँ पे देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करें तो 36 से 51 अनुच्छेद देखेंगे तो 36 से 51 तक क्या लिखा गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत लिखा गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो बोल क्या रहा है कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और इसी में देखिए अनुच्छेद 44 में बात करें तो यहाँ पे क्या दिया गया है? मतलब यहाँ पे समान न्याय संहिता के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो समान न्याय संहिता तो हाँ, समान न्याय संहिता सिविल कोड के बारे में बताया गया अनुच्छेद 44 में। ये भी बात याद रखिएगा आप। ठीक है, इसके बाद अलावा देखिए यहाँ पे पोषण का अधिकार जो है मतलब अनुच्छेद 42 में दिया गया है, जो इसी में मतलब आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही आते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। भारत की संसद निम्नलिखित में शामिल है, तो किस में शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि ये तीनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? सांसद बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 यानी कि 79 में संसद का प्रावधान है तथा संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को शामिल किया जाता है। अगर देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर क्वेश्चन है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? पंचायत की वित्तीय स्थिति का समीक्षा कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। और वित्त आयोग का मतलब किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 280 में वर्णन किया है वित्त आयोग का। ठीक है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को पंचायती व नगर पालिका धन वितरण से संबंधित सिफारिश करना है। देखिए वही केंद्र वित्त आयोग के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो 280 अनुच्छेद 280 में ये बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए कि मतलब हम देखें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार हर राज्य के विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य यह है कि भारतीय नागरिक का उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर हो जाए कितना? 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो यही इसका आंसर होगा। भारतीय संविधान के प्रारंभ में, देखिए आप प्रारंभ का बात कर रहे हैं, शुरुआत का। ठीक है, तो भारतीय संविधान के प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, परंतु संविधान के 61वां संशोधन यानी कि 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिए गए। अर्थात वर्तमान में वयस्क मताधिकार की आयु कितना है? 18 वर्ष है। ठीक है, और ये कब मतलब ये कौन किए थे? तो ये किए थे राजीव गांधी के समय में हुआ था। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे देखिए विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी निवेश क्या कहलाता है? बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया गया निवेश, ये क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए, बोला बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है, जबकि किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? तो किस उत्पाद के लिए होता है? ज्वेलरी के लिए होता है। 32 कैरेट गोल्ड पे देखेंगे हॉलमार्क का ज्वेलरी चलने लगे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। ज्वेलरी उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ज्वेलरी उत्पाद प्लेटिनम, स्वर्ण, रजत आदि के बनते हैं। हॉलमार्क की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। हॉलमार्क क्या करता है? गुणवत्ता यानी कि उसका क्वालिटी कितना अच्छा है उसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगर देखिए उस एजेंसी का नाम बताइए जिसने मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदी है, वह है कौन है? तो वो हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम, यानी कि इसको IFC बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, आगे देखिए भारतीय खाद्य निगम IFC एजेंसी मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है। खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में एक वैधानिक निकाय के रूप में खाद्य निगम का गठन हुआ था। यानी कि IFC का गठन कब हुआ था? 1964 के अधिनियम के तहत 1965 में हुआ था मतलब इसका गठन। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है? तो कौन सी जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करते हैं करेंसी नोट। अब देखिए यहाँ पे बोला गया भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। यह केंद्रीय बैंक है। इस बैंकों का बैंक, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है।
इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1965 को हुआ था और यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पे हुआ था। कौन सा कमीशन? यंग हिल्टन कमीशन। ये आप याद रखेंगे, कमीशन का नाम याद रखेंगे जिससे रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय दर्शाता है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार, इसको दर्शाता है। आगे देखिए यहाँ पे, सामाजिक न्याय से आशय एक ऐसे मतलब ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक और विषमता न्यूनतम हो, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों को साथ समान व्यवहार हो। ठीक है, इसे दर्शाता है। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है? किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा संगठित क्षेत्र। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इसका मतलब एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसका क्या लिखा गया है? संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो सरकार के साथ पंजीकृत होता है और उस पर कई अधिनियम लागू होते हैं, जैसे स्कूल, अस्पताल आदि। इस क्षेत्र में कामदार रोजगार की सुरक्षा मिलती है और इन्हें कुछ निश्चित घंटों के लिए एक कार्य करना होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 37 का, देखिए 37 का बोला है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। कब निर्धारित होता है? मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है वस्तु का मूल्य। आगे देखिए यहाँ पे इसका आंसर मतलब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मतलब इसका व्याख्या क्या है कि मूल्य एक बाजार की मांग और आपूर्ति घटकों के बीच बातचीत पर निर्भर है। मांग और आपूर्ति उपभोक्ता के उत्पादों को खरीद और बिक्री के संलग्न होने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ पे विश्लेषण दिया गया है। अब आगे देखिए यहाँ पे, आगे देख लीजिए 38 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 38 नंबर पे हम आ गए हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 38 नंबर पे आ गए हम। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कि बोला 38 नंबर में बोला कि डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा राजकोषीय नीति। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि राजकोषीय नीति आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। भारत में वित्त मंत्रालय द्वारा अपने बजट प्रस्ताव के माध्यम से राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य पूंजी निर्माण निवेश की दर में तेजी लाना होता है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? आर्थिक विकास के में शामिल हैं, क्या शामिल हैं? तो केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यही शामिल है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मानदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होता है। भारत की 2014 में प्रति व्यक्ति आय कितना था? 72,805 थी, जो 2022-23 में बढ़ के कितना हो गया? 98,118 रुपये हो गए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में बोला है कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? तो ये कौन सा है? तो ये वायु गैर पारंपरिक है। गैर पारंपरिक मतलब क्या होता है कि जो रिन्यूएबल, यानी कि जो उसे फिर से मतलब रिन्यू किया जा सकता है। विंड एनर्जी के बारे में जानते ही हैं कि जैसे पवन चक्की चलते हैं, ये कितना भी पवन चक्की चले ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला, वायु ऊर्जा। ठीक है, तो ये बाद बाकी कोयला देखिए ये पारंपरिक ऊर्जा है। ठीक है, पारंपरिक मतलब पहले वाले ऊर्जा का स्रोत जो था उसे पारंपरिक ऊर्जा बुलाया था। इस तरह से आप याद रखें, गैर पारंपरिक ऊर्जा पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, समुद्री ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसमें सौर ऊर्जा नहीं दिया गया है लेकिन आप सौर ऊर्जा को भी याद रखेंगे। अतः यह विकल्प में दी गई गैस एक पारंपरिक ऊर्जा है। कौन? तो तेल, पेट्रोलियम और कोयला, ये सब पारंपरिक ऊर्जा है। 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, मतलब ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत मतलब को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा योजना उद्देश्य है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे महिला समृद्धि योजना, ये क्या है? इसका उद्देश्य है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया गया? महिला समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण महिला डाकघर खाता खोलकर 300 रुपया जमा करवा सकती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीआरपीएफ का निम्नलिखित में से कौन सा विशेष विंग है जो दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ को मतलब यहाँ पे क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, एक विंग है, यानी कि सीआरपीएफ का एक छोटा सा भाई बोल सकते हैं उसको। तो सीआरपीएफ का एक छोटा सा भाई क्या है? रैपिड एक्शन फोर्स। सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे आगे बोला कि विशेष विंग को मतलब दंगों जैसे स्थितियों में निपटने के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वर्ष 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? देखिए
सबसे लास्ट चंद्रयान मिशन जो था चंद्रयान 3 था, लेकिन यहाँ पे बोला चंद्रयान 2 में कौन सा मतलब जो वाहन है उसको यूज किया गया था, तो GSLV MK3 इसको यूज किया गया था चंद्रयान 2 में। आगे बोला यहाँ पे देखिए, तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने वर्ष 2009 में GSLV MK3 चंद्रमा पर चंद्रयान 2 भेजा था, परंतु चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर 23 अगस्त 2023 को सफल लैंडिंग कर चुका है ये। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ पे 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए, तो कौन सी तारीख और कौन सा दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। वही भारतीय लोकतंत्र दिवस में कब मनाते हैं, भारत कब लोकतंत्र हुआ था, ठीक है, तो भारत लोकतंत्र हुआ था आपको 15 अगस्त को। ठीक है, यहाँ पे 15 सितंबर को, यानी कि एक महीना बाद हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। 2 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। और 28 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व रेबीज दिवस मनाए जाते हैं। रेबीज क्या है, एक वायरस है जो कुत्ते और मतलब जो है जो जानवर है उसको काटने से फैलते हैं इंसान में, और इसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जिस इंसान को काटता है उसमें क्या हो जाता है, पानी से डर लगने लगता है उसको। ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा संगीत के लिए ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। और प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसे मिला था, मतलब ये AR रहमान को मिले थे। संगीत के क्षेत्र में भारत के बारे में बोल रहे हैं, भारत में प्रथम ग्रैमी अवार्ड विजेता कौन है, AR रहमान है। देखिए, संगीत के क्षेत्र में योगदान हेतु ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के पहली बार समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से, यहाँ पे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार महत्वपूर्ण एजेंसी में से है 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा है, यदि आप कैलाश मानसरोवर जाएंगे यात्रा पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ITBP ही फोर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये उसी में शामिल हो रहा है, और उसी को मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा में सफल संचालन में ITBP भारत तिब्बत पुलिस बल शामिल होती है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ITBP का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1962 को, यानी कि चीन के युद्ध के बाद ITBP का स्थापना किया गया था। ठीक है, तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वह आदर्श वाक्य क्या है इसका, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, याद रखिएगा। 47 का देखिए यहाँ पे बोला कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया, तो कौन बनाया, रूस ने बनाया है। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में अकादमिक लोमोनोसोव नामक पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र है जो रूस देश में स्थित है, परंतु भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र संयंत्र है। यानी कि तारापुर महाराष्ट्र में जो है परमाणु संयंत्र, वो पहला संयंत्र है भारत का। आगे देखिए, नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, जॉर्डस क्लॉड के द्वारा किया गया था। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा, नियॉन लैंप जॉर्डस क्लॉड ने आविष्कार किया था। ठीक है, आगे देखिए, कुछ वैज्ञानिक है उसके आविष्कारक देख लीजिए। जॉर्डस क्लॉड नियॉन लैंप का आविष्कार किया था। सैमुअल कूल्ट ये रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। जो बंदूक होते हैं ये सैमुअल कूल्ट का मतलब आविष्कार है। मार्टिन कूपर मोबाइल फोन का आविष्कार किए थे। और विलियम कुलेन ये प्रथम कृत्रिम प्रतिशीतन प्रणाली का आविष्कार किया था, यानी कि रेफ्रिजरेटर जो होते हैं ना, ठीक है, उसका आविष्कार किया था कौन, विलियम कुलेन। आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो यहाँ पे बोला कि दांतों का वर्धित यानी कि इनलार्ज छवि को देखने के लिए दांत चिकित्सक द्वारा कौन सा दांत से चिकित्सक द्वारा कौन सा डैश दर्पण उपयोग में आता है, तो यहाँ पे कौन सा दर्पण उपयोग में आएगा, अवतल दर्पण। अब देखिए यहाँ से एक चीज याद रखिए, अवतल दर्पण किसी भी चीज को क्या करता है, बरका कर देता है। अवतल दर्पण से आप देखेंगे तो कोई चीज आपको बरका दिखेगा, वह उत्तल दर्पण से कोई चीज छोटा दिखता है। तो दांत चिकित्सा के लिए मतलब देखने की जरूरत है बड़ा बड़ा, ठीक है, ताकि दांत के छोटे छोटे चीज़ें दिख जाए, कहाँ पे मतलब घाव लगा हुआ, कहाँ पे क्या हुआ है। तो इसके लिए दांत चिकित्सा वाले क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी तरह से घड़ी के मतलब जो बेसिकली मैकेनिक होते हैं, जो घड़ी ठीक करता है, घड़ी में भी छोटे छोटे पार्ट पुर्जा होते हैं, उसको भी बड़का करने का जरूरत होगा, तो वहाँ पे भी अवतल दर्पण लगेंगे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है, परंतु उत्तल दर्पण का प्रयोग ट्रक, कार और पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। पीछे के दृश्य देखेगा यानी कि छोटा करके देखेगा, इसीलिए उसका प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन पे है। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या है,
फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? तो ये किसका आविष्कार किया गया? नहीं सॉरी, सी नंबर नहीं होगा, यहाँ पे डी नंबर होगा। जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। ठीक है, किसका आविष्कार? तो जेट इंजन का आविष्कार। ठीक है, इसका देख लीजिए, यहाँ पे डी ऑप्शन है जेट इंजन। ठीक है, जेट इंजन का आविष्कार का श्रेय फ्रैंक व्हिटल को दिया जाता है। किसको? जेट इंजन। जेट इंजन को कौन आविष्कार किए थे? फ्रैंक व्हिटल किए थे। और वर्तमान में अधिकांश विमानों में प्रयोग किया जाता है किसका? जेट इंजन का, जो रॉकेट के सिद्धांत पे कार्य करता है। रॉकेट के सिद्धांत पे कौन सा इंजन काम करता है? जेट इंजन काम करते हैं। अब देखिए क्या नंबर क्वेश्चन क्या है, फ़ारेनहाइट को जल में क्वथनांक कितना होता है? तो जल में क्वथनांक इसका कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका फार्मूला यदि आप देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो C/5 होता है। देखिए फार्मूला देखिए, टेम्परेचर को यदि चेंज करना हो तो इसका देखिए फार्मूला होता है C/5 इक्वल्स होता है F-32, ठीक है, बाय 9। आगे देखेंगे, अगला देखिए, अगला के बारे में देखिए F-32/9। इसके अलावा देखिए रोमर में चेंज करना हो तो R/4 यहाँ पे कर लेंगे, आगे क्या कर लेंगे? R/4। ठीक है, ये सब बराबर होते हैं। और आगे यदि केल्विन में चेंज करना हो तो K-273/5 ये फार्मूला यदि आप लगाते हैं तो आपको इस तरह से क्या हो जाएंगे? आंसर मिल जाएंगे। यानी कि एक यदि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए बोले, सेंटीग्रेड से यदि केल्विन में बदलने के लिए बोले तो इस फार्मूला से आप बदल सकते हैं। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? 212, और वो गलनांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे देखिए, बोला कि डैश का प्रयोग हवा में बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है। किसको? तो यहाँ पे एनीमोमीटर को। ठीक है, एनीमोमीटर से क्या होता है? बल और वेग मापते हैं, हवा में जो बल है और कितना वेग है, कितना फोर्स से हवा बह रहा है और कितना वेग है, यानी कितना स्पीड से चल रहा है, इसको हम एनीमोमीटर में मापते हैं। स्पीडोमीटर से यानी कि चाल मापते हैं, यानी कि आपके मोटरसाइकिल में चाहे कार में जो आपको दिखाता है कि इतना किलोमीटर आप गाड़ी चला है, तो ये स्पीडोमीटर होता है। लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापता है, यानी कि दूध कितना मोटा है इसका नाम मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से डेंसिटी मापा जाता है। थर्मामीटर के बारे में बात करें तो मानव सामग्री तापमान मापा जाता है, यानी कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है उसे थर्मामीटर से मापा जाता है। और एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है, यानी कितना स्पीड से पवन चल रहा है, यानी कि हवा कितना स्पीड से चल रहा है। आगे देखें, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, आगे देखिए इसका कुछ खोजकर्ता उसके खोज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का खोज किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन का खोज किया था। लुई पास्चर पाश्चुकरण का खोज किया था। और आर्किमिडीज के पेंच पंप का आविष्कार किया है ये। ठीक है, आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? तो वेग का सूत्र हो जाएगा यहाँ पे क्या? विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन बटा समय क्या होगा? वेग का सूत्र होगा। वही दूरी का भी सूत्र वही होता है। ठीक है, अब दूरी का नहीं, चाल का। ठीक है, तो ये देखिए वेग का सूत्र क्या हो जाएगा? विस्थापन बटा समय। चाल का भी सूत्र क्या होगा? दूरी बटा समय, यानी कि विस्थापन दूरी दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, विस्थापन और यहाँ पे बात करें विस्थापन और दूरी, यदि इंग्लिश में इसका यूनिट के बारे में बात करें ऐसा या मात्रक का, तो दोनों का मात्रक बराबर होते हैं। चाल का क्या होगा? दूरी बटा समय, और मात्रक दोनों का सेम होगा, मीटर पर सेकंड। देखिए दूरी का सूत्र क्या होता है? चाल दूरी का सूत्र हो जाएगा चाल गुने समय, और समय का सूत्र क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 55वां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बोला क्या? सर्वोत्तम गुणवत्ता कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वो क्या है? वो है सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट। और ये एंथ्रासाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आगे देखिए कार्बन का प्रतिशत, यदि पीट कोयला के बारे में बात करें तो सबसे घटिया कोयला पीट कोयला को कहा जाता है। इसमें 25 से 30% कार्बन होते हैं और ये बहुत ज़्यादा धुआं देता है दोस्तों। लिग्नाइट कोयला के बारे में बात करें तो 50 से 60% यहाँ पे कार्बन होते हैं। बिटुमिनस कोयला के बारे में बात करें तो यहाँ पे 65 से 85% कोयला होता है। एंथ्रासाइट कोयला के बारे में बात करें तो 80 से 95% कोयला होता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा इंडिया में बात करें तो लिग्नाइट किस्म का कोयला सबसे ज़्यादा इंडिया में है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में बात करें तो एंथ्रासाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कोयला खनन किया जाता है, एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे डैश को छोड़ के निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। कौन सा? तो पॉलीप्रोपोलीन। ठीक है, ये इसका हो जाएगा बी नंबर। इसका देखिए ऑप्शन बोला कि पॉलीप्रोपोलीन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है, जबकि बाकी सभी बाकी सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, अब देखिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आ जाइए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन है कि मोनोमर क्रोपोलैक्टम किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा नायलॉन 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? नायलॉन 6। व्याख्या देखिए यहाँ पे, व्याख्या बोला कि मोनोमर क्रोपोलैक्टम का नायलॉन 6 बहुलक प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे 58वां क्वेश्चन CaSO4
इंटू 2H2O डैश का रासायनिक सूत्र है किसका? तो ये बहुत आसान है, जिप्सम का। ये बहुत बार पूछा गया दोस्तों। और जिप्सम से क्या होता है, जिप्सम का यूज बहुत ज़्यादा है। जिप्सम का यूज सीमेंट बनाने में भी होता है, सीमेंट फैक्ट्री में भी जिप्सम का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बेसिकली हाथ पैर टूट जाते हैं तो प्लास्टर जो होता है उसमें भी जिप्सम का ही यूज किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। एप्सम नमक, इसका क्या होता है, ये MgSO4 का होता है एप्सम नमक। जिप्सम के बारे में बात करें तो यहाँ पे CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। गंधक सल्फर, ठीक है, यहाँ पे S हो जाएगा। क्वार्ट्ज, यहाँ पे SiO4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जिप्सम से ही सीमेंट बनाए जाते हैं, तो ये सब आप याद रखिएगा। इसके बाद सीमेंट बनाने के लिए बालुआ पत्थर चाहिए, तो ये सब बहुत सारी चीज़ें मटेरियल है, उसमें से एक मटेरियल क्या हो जाएगा, जिप्सम भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, निष्क्रिय गैस नहीं, ये हाइड्रोजन तत्व है। क्या है, हाइड्रोजन तत्व। यहाँ पे देखिए मतलब इसका विश्लेषण देखिए, जो गैस न इलेक्ट्रॉन मुक्त करे और न ग्रहण करे, इसे निष्क्रिय गैस बोलते हैं। प्रश्न अनुसार क्लोरीन नहीं है। इसके अलावा बात करें तो क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, आर्गन, ये सब क्या होते हैं, ये निष्क्रिय तत्व है। हीलियम, ये सब क्या है, निष्क्रिय तत्व है, ठीक है। आगे देखिए, हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्याख्या हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला देखिए, हरितगृह प्रभाव जिसे ग्रीन हाउस के नाम से भी जानते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस के अधीन मात्रा होने से बढ़ता है, ठीक है, अधिक मात्रा होने से बढ़ता है। आगे देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है, तो वायुमंडल में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा C ऑप्शन। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में। और कितना परसेंट होता है, 78% होते हैं। इसका व्याख्या देख लीजिए, गैस का मात्रा और उसका मतलब व्याख्या देख लीजिए क्या क्या है। ऑक्सीजन यहाँ पे मतलब 20.95% होता है, 20.95%, यानी कि 21 के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए 0.036 होते हैं। नाइट्रोजन के बारे में बात करें 78.08% होते हैं। हाइड्रोजन के बारे में 0.01% हाइड्रोजन गैस होते हैं। आपको मतलब मोटा मोटी ये याद रखना है, ठीक है, कि 21% ऑक्सीजन होते हैं, 78% हाइड्रोजन होते हैं, 0.3% जो है कार्बन होते हैं, और 0.01% हाइड्रोजन होते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आपको कभी गलत नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग उपयुक्त क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तिल्ली, ठीक है। इसको स्प्लीन बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। आगे देखिए, तिल्ली जिसे प्लीहा भी कहा जाता है, जो अंग की उपयुक्त क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है। यह रीढ़धारी सभी प्राणियों में होते हैं, मतलब पाया जाता है। आगे देखिए, 63 नंबर के बारे में बात करें तो बोला कि मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इसको जाना जाएगा अपघटन करने वाले जीव के नाम से, यानी कि डिकम्पोजर इसको बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है इंग्लिश में, डिकम्पोजर। हिंदी में क्या बुलाया जाता है, अपघटन करने वाले जीव, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब यहाँ पे दिया गया है वही चीज़ें जो एक्सप्लेन मतलब यहाँ पे बताएं हम, वही मृत जीवों और जानवरों को सड़ाना गलाने वाला आहार खाद्य मिट्टी में परिवर्तित कर देता है। यह अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होता है, अपघटक सूक्ष्म जीव, जिसको डिकम्पोजर बोलते हैं हम इंग्लिश में, ठीक है। इसको पृथ्वी का सफाई कर्मी भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होते हैं, तो यहाँ पे विषाणु के कारण देखिए खसरा भी होता है, ट्रैकोमा भी होता है, हेपेटाइटिस भी होता है, इन्फ्लुएंजा भी होता है, चिकन पॉक्स भी होता है, ठीक है। इसके अलावा रेबीज भी होते हैं। यहाँ पे इस तरह से उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कोरोना वायरस भी, ये सब वायरस से यानी कि विषाणु से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विषाणु अकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि करता है। विषाणु के कारण रेबीज, खसरा, हर्पीस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, गलसोथ, एड्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ज्वार, पोलियो, ये सब सारे हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो यहाँ पे देखिए आंत ज्वर जो है ये बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं। बाद में कि ये देखिए ये सब क्या है, मतलब वायरस से होने वाले रोग है। जितना भी दिया गया ऑप्शन में इसके अलावा वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। देखिए मानव रोग में आंत ज्वर, ठीक है, रोग बैक्टीरिया के कारण से होता है, जो सामान्यतः खराब भोजन करने से होता है। इसमें क्या हो जाते हैं, लोगों को दस्त होने लगता है बहुत ज़्यादा। आगे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। कैसा, आयरिस पे, ठीक है। यानी कि किसी का आंख देखिए ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है। जैसे ऐश्वर्या राय का देखिए ब्लू आइज है, ठीक है, ब्लू आइज हाइप्नोटाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ऐश्वर्या राय का ब्लू आइज है, इसके अलावा ऋतिक रोशन का भी ब्लू आइज है। ये किस पर डिपेंड करता है, उसके आंख के आयरिस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
आजकल मार्केट में आर्टिफिशियल आइरिस मिलने लगे हैं। यदि वो आइरिस आप लगा लेते हैं आंख पे, तो आपको ब्लू मतलब जिस तरह से आंख को डिजाइन करना चाहेंगे उस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बोला मनुष्य की आंख का रंग आंख के भीतर स्थित आइरिस पर निर्भर करता है। मानव नेत्रदान में पूरी अंग मतलब पूरी आंख दान नहीं करता, बल्कि आंख का कॉर्निया दान किया जाता है। मानव मतलब अंग के बारे में बात करें, यदि आंख कोई दान करता है तो आंख का पूरा भाग नहीं दान किया जाता है, सिर्फ कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक है। आंख का उजला वाला भाग क्या बोला जाता है? उसको एस्केलरा बोला जाता है। आंख का उजला वाला भाग को एस्केलरा बोला जाता है। जो काले कलर के जो भाग है आपके बीच में उसको ही कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है। यदि इसमें आपको कंफ्यूजन है तो आप चेक कर लीजिए, देख सकते हैं आप। ठीक है। आंख के उजले वाले भाग को क्या बोला जाएगा? एस्केलरा बोला जाएगा। और मतलब काले वाले भाग को क्या बोला है? कॉर्निया बोला जाएगा। उसी के अंदर जो है लेंस, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना सब है उसके अंदर होते हैं। ठीक है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है क्या मतलब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यूरेथ्रा। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है? मूल वृक्क नालिका में रहा पदार्थ तरल होता है, जिससे यूरेथ्रा वाहिनी के माध्यम से मूत्राशय से मूत्र शरीर से बाहर जाता है। ठीक है। ये इसका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डैश के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खसरा और रुबेला। ठीक है। ये दोनों वायरस है। ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, यानी कि एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखिए कि बोला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी 2017 में खसरा रुबेला के विरुद्ध में दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया, जो यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में है। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस रंग में होता है? तो मनुष्य का पित्त का उत्पादन किस में होता है? जिगर में होता है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो बोला कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी कि जिगर, जिसमें क्या होता है कि मनुष्य को पित्त का उत्पादन होता है। पित्त क्या करते हैं? भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन पहले क्या होता है? यदि आमाशय में बात करें तो भोजन अम्लीय होता है। ठीक है। और पित्त क्या करता है? भोजन को क्षारीय बना देता है, यानी कि अल्कलाइन कर देता है भोजन को, जो हमारे मतलब बॉडी को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है। पित्त का एक बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग है पित्त। ठीक है। ये भोजन को क्षारीय कर देता है, ये भी आप याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे देखिए वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। अब इसका देखिए यहाँ पे इसका आंसर देखिएगा खिलाड़ी, मनुष्य और छात्र। ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका आंसर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? सी इसका हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से है, मनुष्य सबसे मतलब खिलाड़ी, कुछ खिलाड़ी जो होगा छात्र भी होगा, और सारे खिलाड़ी और छात्र जो होंगे वो मनुष्य होगा। ऐसे से देखिए यहाँ पे भी क्या है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है। और इसका आंसर देखिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, 72 नंबर भी क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन यदि देंगे हम इसका तो दोस्तों बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग खुद ही पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा टेक। आगे देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया गया है। ऐसे से 73 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विभाज्य यहाँ पे निकालना है कि इसका विभाज्य कितना होगा। तो इसका विभाज्य कितना होगा? 6 होगा। ठीक है। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन ये भी मैथ्स का है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा? 1782 यहाँ पे मतलब जो आंसर हो जाएगा, और इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन पे देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मैथ्स का। ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स के जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? 155 हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इस तरह से यहाँ पे किया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या है? मैथ्स के क्वेश्चन है। ठीक है। जो आपको मेंसुरेशन चैप्टर यानी कि क्षेत्रमिति का ये क्वेश्चन है। इसका यदि आंसर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे 34 सेंटीमीटर 34% हो जाएगा। और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन रहा। इसके अलावा देखिए, चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन आपको है, ये जो है आपको प्रतिशत लाभ, और ये मतलब जो है आपको किस चैप्टर से है? तो ये लाभ हानि के चैप्टर से है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका आंसर हो जाएगा 33.33% हो जाएगा। और इसका यदि देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर। 78 नंबर का आंसर देखिए आप। तो 78 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,569, इसका आंसर हो जाएगा 69.20। और यदि इसका आंसर यदि इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आगे देखिए ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है, और आयु से संबंधित क्वेश्चन बहुत आसान होता है। इसका आंसर देखेंगे तो 36 वर्ष हो जाएगा। और इसका देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये बढ़का तो है लेकिन ये बहुत आसान होता है। इसको आप ओरली भी निकाल सकते हैं। ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको निकल जाएगा यहाँ पर।
आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसका देखिए, इसका 36 इस तरह से निकला है। आगे देखिए, ये एक मतलब ये बारंबारता माध्यमिक का बहुलक का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिएगा तो 30.4 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख ही लिए होंगे। क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ही बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन क्या है? ठीक है, बोला अतिथि के लिए चाय लाओ, ये हिंदी के क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक लगा हुआ है? तो ये संप्रदान कारक लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो इसका एक्सप्लेनेशन है, अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान अलग होना, संबंध काके की रारे री अधिकरण में पर संबोधन कारक हे अरे ओ है। ठीक है, आगे देख लीजिए इसका 82 नंबर का क्वेश्चन का देखें तो यहाँ बोला प वर्ग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है प वर्ग, प फ ब भ म का उच्चारण कहाँ से होता है? प यानी कि ओट से होता है। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, प वर्ग का उच्चारण कैसे होता है? ओट से होता है। आप मुंह से मतलब करके देख सकते हैं कि ये कहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, आवाज़ कहाँ से निकल रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे बोल रहा है, इसका व्याख्या सारी चीज़ें दे दिएगा। ये बहुत चौवर्ग जो है, मतलब चौ का उच्चारण तालु से होता है। ये बहुत सिंपल है। आगे देखिए, 83 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग कौन सा होगा? बुढ़ापा जो है पुल्लिंग हो जाएगा। बाद बाकी जड़ता, दाया, घुटना, ये सब क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, बोला कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे, इसका भी मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें आवश्यक फल मिलेगी। ये क्या है? एक दोनों वाक्य जुड़ा हुआ है, लेकिन मिश्र वाक्य वो नहीं होगा जो और से, देखिए यहाँ पे और लगा हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे, ये तो एक ही वाक्य है। ठीक है, तो और लगा हो तो ये दो वाक्य हो गया ना। मिश्र वाक्य मतलब उस वाक्य, पहला वाला वाक्य को दूसरा वाला वाक्य पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इस तरह से मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे बोला जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक से अधिक अपमिश्रित वाक्य मिश्र वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें आवश्यक फल मिलेगी, यानी कि सफलता मिलेगी। ये सब क्या है? मिश्र वाक्य है। अगला देखिए, मतलब आप 85 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे बोला गया दो शब्दों के वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है? समुच्चयवाचक शब्द होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? तो बोला कि दो शब्दों के वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चयवाचक शब्द, मतलब समुच्चय बोधक शब्द कहलाता है। समुच्चय बोधक शब्द को योजक भी कहा जाता है। तब और वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, बल्कि, ताकि, क्योंकि, ये सब क्या है? समुच्चय वाचक शब्द हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों, यानी कि जो सेंटेंस पढ़े होंगे इंग्लिश में, सेंटेंस बनाना ग्रामर में, तो उसी को क्या बोलते हैं? शब्द जोड़ना, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? तो कौन सा शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? स्मरण हो जाएगा। प्रश्नानुसार स्मरण शुद्ध शब्द है। ठीक है, अब 87 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है, अ ई उ को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? तो हर्ष स्वर वर्ण कहा जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बोला अ ई उ को हर्ष स्वर वर्ण जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या आ स्वर ध्वनि और उ के बीच ध्वनि है? देखिए यहाँ पे इसका देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, नहीं। अ और ओ दोनों अलग अलग स्वर ध्वनि है। ठीक है, अगर देखिए 89 नंबर क्वेश्चन का देखिए, तो कंप्लीट सेंटेंस सेलेक्टिंग करेक्ट, मतलब सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है, यहाँ क्या दिया है? वी आर ऑल्सो लेट। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? वी आर ऑल्सो लेट, ये आपका ऑप्शन है। इसका देखेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, दैट वी कैन नॉट कैच द रेन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फॉर द प्रेजेंट मतलब यहाँ पे बोला पॉसिबिलिटी एबिलिटी वी यूज कैन, दस डी आंसर इज राइट। ठीक है, यहाँ पे डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे बोला प्रीपोजिशन को, सही प्रीपोजिशन को यहाँ पे चुनने के लिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है? यू मस्ट बी कंटेंट दैट, मतलब डैश व्हाट यू हैव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा विथ लगेगा, कंटेंट विथ व्हाट यू हैव, यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ बोला आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ आइटम्स। अब मीनिंग क्या है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे मीनिंग क्या लिखा हुआ है? आइटम्स का मीनिंग बोला है निकालने के लिए कि इसका क्या दूसरा वर्ड, मतलब दूसरा मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे है टेक इट ईजी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा टू रिलैक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू रिलैक्स, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ बोला सिलेक्ट द पार्ट ऑफ ए स्पीच
बोला अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे मतलब जो ये वर्ड दिया गया है यहाँ पे इसका मतलब जो है मतलब इसके बारे में बोला है। यहाँ पे लिखा गया अलास सी इज नो मोर, यानी कि वो आप नहीं रहे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, ये एक इंटरजेक्शन है। क्या हो जाएगा ये एक इंटरजेक्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 93 बोला कि डैश फूड दैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या है, दो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आगे देखिए यहाँ पे, तो अगला देखेंगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन। अब 94 नंबर क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार मतलब इसको जूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब देखिए यहाँ बोला कि वी नीड 500 रुपीज डैश दिस टू पे फॉर एवरीथिंग। अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बिसाइड। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिसाइड। यहाँ पे क्या लगेंगे, बिसाइड लगेगा। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो बोला सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस गिवन सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे बोला कि डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और इनडायरेक्ट यहाँ पे बनाना है। स्पीच क्या दिया है, नरेशन है ये। ही सैड बी मतलब बेबीज ड्रिंक मिल्क। ठीक है, ये इसका मतलब नरेशन है। इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ही एडवाइस। सैड को किस में बदल देगा, एडवाइस में बदल देगा। द बेबीज टू ड्रिंक मिल्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेंस वॉइस नरेशन मेनली आप यदि आप बिहार पुलिस में आप चाहते हैं कि इंग्लिश आपका सही जाए पूरा, तब वॉइस नरेशन और प्रीपोजिशन तीन ही चीज़ पढ़िएगा, ज़्यादा नहीं पढ़िएगा, इसी से आपको बन जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए साइड को मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि साइड को एडवाइस में बदल दिया गया। बेबीज मतलब बेबीज यहाँ पे बेबीज रहा, ड्रिंक मिल्क को बेबीज टू ड्रिंक मिल्क कर दिया गया है यहाँ पे, इस यहाँ पे। अब 96 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बोला चूज वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द आइटम्स ऑफ 4 ऑप्शंस। यहाँ पे बोला कि यहाँ पे इसका जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें मतलब आइटम्स यहाँ पे क्या है, तो बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा इसका सही है, तो यहाँ पे देखिए बेड ऑफ रोजेज यानी कि मतलब यदि आपके बेड पे ही यानी कि आपके बिस्तर पे आपको गुलाब के फूल लगे हो, यानी कि गुलाब आपको वो सजा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब होगा कि आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय आने वाला है। जैसे बात करें कि किसी होटल में जाते हैं और गुलाब का फूल लगा के आपको बेड पे दे दिए जाए 5 स्टार होटल में, तो इसका मतलब है कि आपको बेड पे बहुत ज़्यादा मस्ती आने वाला है, एंजॉय आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरी सॉफ्ट बेड और जो है बहुत इंजॉय आने वाला बेड, मतलब जिसपे आपको बहुत आनंद आए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 97 नंबर क्वेश्चन बोला PSLV C-37 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाएगा, एक साथ कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करना, ये इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए PSLV C मतलब 37 मिशन को 2017 में एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब 2017 में ये मिशन लॉन्च हुए थे, इतना ज़्यादा उपग्रह भी फिर भी मतलब इसके बाद नहीं ले गया है इसरो। ठीक है, तो बोला कि इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करना था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे चीतों के दूसरे घर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य को चीता का दूसरा घर यानी कि चीता का पहला घर क्या हो जाएगा, कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा। यहाँ पे रखा गया था चीता को, अब यहाँ पे गांधी सागर में रखा जा रहा है। गांधी सागर भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क भी कहाँ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन देख लीजिए, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो नेशनल पार्क के बाद इसे चीता के लिए दूसरा घर बनाया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता जहाँ बसाया जाएगा उसे क्या कहा, मतलब उसे बसा जाएगा, जिसे भारत में चीतों की आबादी को बढ़ाने में प्रोजेक्ट को मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अफ्रीका के कौन से देश से लाया गया था चीता, तो नामीबिया से लाया गया था चीता, ये भी आप इस साथ में याद रखिएगा, अफ्रीका के नामीबिया से चीता लाया गया था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में हुए हैं, और तो इससे मतलब इससे जितने भी सारे रिलेटेड क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को याद रखेंगे। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रतन टाटा ने किस वर्ष JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष पद संभाला था। रतन टाटा का हाल ही फिलहाल में जो देहांत हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड ये महान व्यक्ति थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 1991 जिस वर्ष LPG यानी कि जिस वक्त मतलब भारत में मतलब बोले तो मंदी आए थे, चाहे मतलब यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ प्रॉब्लम हुआ था। आपको पता होगा कि LPG इसी समय में लाएगा, तो उसी समय में रतन टाटा क्या किए थे, तो पदभार संभाले थे। यहाँ पर याद रखिए रतन टाटा 1991 JRD टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष पद संभाला। उन्होंने 2012 तक इस पद पर रहते हुए टाटा समूह को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ठीक है, इसके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जैसे बात करें कि जगुआर, लैंड रोवर,
ठीक है, अधिग्रहण कर टाटा नैनो को लॉन्च किया, ये सब इसी के समय में हुआ। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि भारत में इथेनॉल उत्पादन में विश्व स्तर पर किस स्थान पे है, इथेनॉल उत्पादन में। तो इथेनॉल उत्पादन में भारत जो है तीसरे स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी सम्मेलन के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक उपभोक्ता देश है। ठीक है, पहले दो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील है, यानी कि पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर ब्राजील और तीसरे स्थान पर भारत हो जाएगा। भारत सरकार 2025-26 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है, लेकिन 20% इथेनॉल मिश्रण कहाँ पे करेगा, तो पेट्रोल में करेंगे। ठीक है, इथेनॉल एक एनर्जी का मतलब जो है स्रोत है। ठीक है, इससे एनर्जी को बनाया जाता है, ये पेट्रोल में मिक्स करके हमारे गाड़ी वायु यहाँ मतलब जितने भी सारे मोटर व्हीकल है वो सब सारे इसी से चलेंगे। तो 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा किसमें, पेट्रोल में। ठीक है, जिससे इस क्षेत्र में वृद्धि होने की उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और हमें मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके वीडियो मतलब आपका कमेंट और मतलब लाइक्स और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।